हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स, कॉमनली इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड आर्मेचर वाइंडिंग का कंटेंट पढ़ रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के कंटेंट में मैंने फर्स्ट वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने कंडक्टर और टर्न्स समझाए थे, और कंडक्टर स्पेसिफिकली मैंने उसी पर्टिकुलर क्लोज्ड पाथ के पार्ट को कंडक्टर बोला था जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा जो पार्ट था ओवरहैंग था। मैंने ऐसी दो कंडक्टर्स ये दिखाए थे और ये ओवरहैंग दिखाए थे। तो ओवरहैंग जो है उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उसे हम कंडक्टर नहीं बोलते, ऐसा बताया था। अब नंबर ऑफ कंडक्टर अगर टोटल किसी मशीन में Z है तो टर्न्स जो क्रिएट होते हैं पर 2 कंडक्टर्स पर एक टर्न क्रिएट होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ Z कंडक्टर्स है तो Z/2 नंबर ऑफ टर्न्स क्रिएट होंगे। अब मैं आज आपको नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ जिसमें सबसे पहले मैं कॉइल या वाइंडिंग की बात कर रही हूँ। तो कॉइल या वाइंडिंग मतलब मेनी टर्न्स, मतलब एक से ज्यादा टर्न, या एक टर्न की भी कॉइल हो सकती, 2 टर्न की भी कॉइल हो सकती, 10 टर्न की भी कॉइल हो सकती। तो जब कई टर्न्स को मतलब हम जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं या बहुत सारे कंडक्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते चले जाते हैं तो एक कॉइल या वाइंडिंग बनती है। आप यहाँ समझ सकते हैं, सपोज ये टर्मिनल है, एन टर्मिनल से, इस एन टर्मिनल से ये फर्स्ट कंडक्टर कनेक्ट हुआ, फिर ओवरहैंग है, फिर सेकंड कंडक्टर है, फिर ये फ्रंट कनेक्शन है, ये फ्रंट कनेक्शन है, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट कंडक्टर थर्ड वाला आया, फिर ओवरहैंग आ गया, फिर फोर्थ कंडक्टर आया, फिर ये कनेक्शन है, फिर फिफ्थ कंडक्टर, ओवरहैंग, सिक्स्थ कंडक्टर, ऐसे करके मैंने 6 कंडक्टर से 3 टर्न्स की कॉइल बनाई है जिसमें फ्रंट कनेक्शन और बैक कनेक्शन जो है उसको ओवरहैंग बोलते हैं, फ्रंट कनेक्शन को हम फ्रंट कनेक्शन ही बोलते हैं। तो इस तरीके से हम टर्न बना सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे कहूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर मेरे n है, कैपिटल N, तो कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2n कंडक्टर्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो नेचुरली Z/2 इज इक्वल टू कैपिटल N, मतलब Z इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। तो किसी प्रॉब्लम में हम Z के टर्म्स में पूरे कैलकुलेशन करते हैं, तो किसी प्रॉब्लम में हम नंबर ऑफ टर्न्स को लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या किसी प्रॉब्लम में हम स्लॉट्स को लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट कनेक्शन ये नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है। Z इज इक्वल टू 2n होता है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, या नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू Z अपॉन नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है कॉइल साइड। कॉइल साइड का क्या मतलब होता है? कॉइल साइड का मीनिंग है कि जब भी एक टर्न हम बनाते हैं, एक टर्न हम जब बनाते हैं तो इस टर्न का एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में रखते हैं और दूसरा कंडक्टर हम साउथ पोल के अंडर में रखते हैं। तो ये सारे जो तीनों कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, ये तीनों नॉर्थ पोल के अंडर में आने वाले हैं। अगर ये तीनों नॉर्थ पोल के अंडर में, तो ये वाले तीनों कंडक्टर साउथ पोल के अंडर में आएंगे। तो इनकी कॉइल साइड, इस पर्टिकुलर वाइंडिंग की 2 कॉइल साइड है, एक नॉर्थ पोल के अंडर की कॉइल साइड हो गई और दूसरी साउथ पोल के अंडर की कॉइल साइड हो गई। तो इस तरीके से इसे मैं कह सकती हूँ ये कॉइल साइड है। नेचुरली कॉइल साइड हमेशा कंडक्टर से मिलकर ही बनती है। ओवरहैंग इज नॉट एट ऑल अ कॉइल साइड। कंडक्टर्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स जो नॉर्थ पोल के अंडर में आ रहे हैं वो एक कॉइल साइड हो गई, जो साउथ पोल के अंडर में आने वाले हैं वो दूसरी कॉइल साइड हो गई। पर नेचुरली इन कंडक्टर्स को सबको एक ही स्लॉट के अंदर तो नहीं रखेंगे, तो डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर हम इन कंडक्टर्स को रखते हैं। तो हमारी वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है, जैसा मैंने डीसी मशीन में कहा था, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग टाइप के 2 कनेक्शंस होते हैं जिसमें सिंप्लेक्स होता है, ड्यूप्लेक्स होता है, मल्टी लेयर होता है, उस टाइप के मैंने कनेक्शंस आपको बताए थे सिर्फ। तो अब मैं जब आर्मेचर वाइंडिंग और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी तो मैं अभी टर्मिनोलॉजी के बाद आपको वाइंडिंग डायग्राम डेवलप करना भी सिखाऊंगी, वेव वाइंडिंग का भी और लैप वाइंडिंग का भी, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। बट मैं डिफरेंट टर्म्स कौन सी यूज कर रही हूँ उसको अभी मैं रिवील कर रही हूँ। तो कॉइल साइड एक टर्म है जो कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो नॉर्थ पोल के अंडर में आने वाले वो एक कॉइल साइड हो जाती है कॉइल की, और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो साउथ पोल के अंडर में आ रहे हैं
वो दूसरी कॉइल साइड हो जाती है। फिर से बोलूं, जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के अंडर में आ रहे एक कॉइल के, या उसे हम क्या कहते हैं, वन कॉइल साइड। तो कितनी कॉइल साइड्स है वाइंडिंग में? 2 कॉइल साइड्स है। अब 2 कॉइल साइड्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n है, तो n/2 कंडक्टर्स एक कॉइल साइड में होंगे और n/2 नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे कॉइल साइड में होंगे। तो वही लिख रही हूँ, n/2 कंडक्टर्स आर अंडर नॉर्थ पोल एंड n/2 कंडक्टर्स आर अंडर साउथ पोल। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो होती है टाइप ऑफ वाइंडिंग्स में, एक होती है सिंगल लेयर वाइंडिंग और दूसरी होती है डबल लेयर वाइंडिंग। हम हमेशा डबल लेयर वाइंडिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब ओवरहैंग कनेक्शंस होते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग में तो वहां पे क्रॉस ओवर प्रॉब्लम आती है, मतलब वाइंडिंग के जो पीछे कनेक्शंस किए जाते हैं वहां पर प्रॉब्लम आती है ओवरहैंग की, और उस वजह से क्या करना पड़ता है सिंगल लेयर वाइंडिंग में, उस ओवरहैंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए किसी वाइंडिंग को छोटा बनाना पड़ता है, किसी वाइंडिंग को बड़ा बनाना पड़ता है। तो ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और कॉस्ट भी इस वजह से इसकी बढ़ जाती है। तो प्रेफर किया जाता है डबल लेयर वाइंडिंग को यूज करना, जहां पर क्रॉस ओवर प्रॉब्लम जो ओवरहैंग्स की होती है वो सबसाइड हो जाती है। बस एक छोटा सा किंक प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब एक थोड़ा सा लिफ्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्रॉस ओवर ओवरहैंग प्रॉब्लम जो है या ओवरहैंग्स की जो क्रॉस ओवर प्रॉब्लम है डबल लेयर में वो सबसाइड हो जाती है, और कॉस्ट भी एज कंपेयर टू इफिशियंसी और पावर ऑफ द मशीन उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती जितनी कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में बढ़ती है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या है और डबल लेयर वाइंडिंग क्या है। सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, जैसे मैंने ये लीनियर स्लॉट शो किया, एक्चुअली आपकी स्लॉट्स सर्कुलर पेरीफेरी पर रखी हुई है, मतलब रोटर का ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इस पर स्लॉट्स कटी हुई रहती है, पर मैंने इसको काटा एक जगह से और उसको ओपन कर दिया तो मेरे पास फ्लैट पेरीफेरी आ गई है रोटर की। तो ये फ्लैट पेरीफेरी की 4 स्लॉट्स 1 2 3 4 करके मैंने यहाँ शो की हुई है। यहाँ पर ये हर स्लॉट में की जगह जो है वो सिंगल कंडक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर रखा जाता है, तो ये सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है। और हर स्लॉट में जब 2 कंडक्टर रखे जाते हैं तो वो डबल लेयर वाइंडिंग हो जाती है, मतलब स्लॉट की जो स्पेस है वो 2 कंडक्टर्स ऑक्यूपाई करते हैं। नेचुरली इन कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेशन फिल किया जाता है ताकि इनके बीच में करंट का फ्लो ना हो सके, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो सके, इसलिए बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। और डबल लेयर वाइंडिंग में नेचुरली यहाँ पर एक ऊपर कंडक्टर रखा जाएगा, एक नीचे कंडक्टर रखा जाएगा, तो ऐसे रखे जाते। तो हमेशा यहाँ पर जब टर्न क्रिएट किया जाता है तो अगर ये फर्स्ट स्लॉट का एक कंडक्टर बॉटम वाला लिया है तो उसको कितने स्लॉट स्पैन के बाद या कॉइल स्पैन के बाद नेक्स्ट अगर मुझे उसको 4th स्लॉट के कंडक्टर से कनेक्ट करना है टर्न बनाने के लिए, मतलब ये वाला कंडक्टर फर्स्ट स्लॉट का हो गया और ये वाला कंडक्टर 4th स्लॉट का है, मेरा डिजाइनिंग ऐसा है मशीन का, तो फर्स्ट स्लॉट और 4th स्लॉट के कंडक्टर्स को मैं कनेक्ट करूंगी। अब कौन से कंडक्टर को कनेक्ट करूंगी, एक स्लॉट का अगर मैंने बॉटम कंडक्टर लिया है तो नेक्स्ट स्लॉट जिस कंडक्टर से मुझे कनेक्ट करना है उस स्लॉट के टॉप कंडक्टर से मैं इसे कनेक्ट करूंगी। मतलब एक स्लॉट का बॉटम कंडक्टर है, दूसरे स्लॉट का टॉप कंडक्टर है, और इन दोनों के कनेक्शन से हम टर्न बनाएंगे। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरे रोटर के कोर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स को यूनिफॉर्मली यूटिलाइज किया जा सके फॉर द इंडक्शन या ईएमएफ इंडक्शन में। इस वजह से एक को बॉटम और दूसरे को टॉप वाला कंडक्टर ले सकते, और साथ में इसकी वजह से ओवरहैंग के क्रॉसओवर की भी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम डबल लेयर वाइंडिंग में कंडक्टर्स के कनेक्शन से टर्न बनाते हैं। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में एक कंडक्टर पर स्लॉट, डबल लेयर वाइंडिंग में 2 कंडक्टर्स पर स्लॉट, और पर टर्न में अगर एक स्लॉट का कंडक्टर बॉटम वाला यूज किया है तो उसी टर्न का सेकेंड कंडक्टर
जिस भी स्लॉट के कंडक्टर से कनेक्ट करना है उसके टॉप कंडक्टर से हम कनेक्ट करते हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई कि सिंगल लेयर वाइंडिंग के ऊपर हम किसको प्रेफर करते हैं, डबल लेयर को, कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि क्रॉस ओवर जो होता है ओवरहैंग्स का वो सिंगल लेयर में ज्यादा होता है, डबल लेयर में कम होता है। डबल लेयर में कम कैसे हो सकता है, किंक प्रोवाइड करके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। अब यहीं पर अगर मैं आपको बताना चाहूं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर एस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स पूरी सर्कुलर पेरीफेरी जो सिलेंड्रिकल ड्रम है रोटर का उसमें एस है, तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में टोटल नंबर ऑफ एस स्लॉट्स है तो नेचुरली टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी एस के बराबर ही हो जाएंगे। और कंडक्टर्स एक कॉइल साइड में कितने होंगे, मतलब ये जो कॉइल अभी शो की थी इस तरीके से जो कॉइल होगी, इस कॉइल में कॉइल साइड में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, तो s/2 होंगे क्योंकि टोटल स्लॉट्स कितनी है, s है। s स्लॉट्स में सिंगल लेयर में कितने कंडक्टर्स रखे जाएंगे, s कंडक्टर्स, और s कंडक्टर्स रखे गए तो पर कॉइल साइड जो होगी कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, s/2। तो इधर भी s/2 कंडक्टर्स मिलेंगे, इधर भी s/2 कंडक्टर्स मिलेंगे, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर कॉइल साइड कितने हो जाएंगे, s/2। तो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली मैं अगर डबल लेयर वाइंडिंग की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स s ही है और डबल लेयर वाइंडिंग हमें बिठानी है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस s, क्योंकि हर स्लॉट में कितने कंडक्टर्स आएंगे, दो कंडक्टर्स आएंगे, तो नेचुरली टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स का हाफ पोर्शन, मतलब टोटल कंडक्टर कितने 2s है, तो 1s यहाँ मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन कॉइल साइड और अनदर कॉइल साइड, रिमेनिंग s नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर देयर एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्रोड्यूस होंगे, n ही बन पाएंगे। तो इस तरीके से आप सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग का कैलकुलेशन s नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से डिजाइनिंग के दौरान हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर कॉइल साइड, ऐसे हम सारे इवैल्यूएशंस करते हैं। तो ये हो गया पूरा डबल लेयर वाइंडिंग और सिंगल लेयर वाइंडिंग का। अब नेक्स्ट है कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन क्या होता है, कॉइल स्पैन का मतलब है कि फर्स्ट कंडक्टर जो है अगर फर्स्ट स्लॉट में रखा गया है तो सेकेंड कंडक्टर नेक्स्ट कौन से स्लॉट में रखा गया है। अगर ये एक फर्स्ट स्लॉट में रखा है तो ये वाला कंडक्टर कौन से स्लॉट में रखा हुआ है। अगर मैं डबल लेयर की बात करूं, और चलिए सिंगल लेयर में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस वाले कंडक्टर को मैंने कनेक्ट किया है फोर्थ कंडक्टर से, तो ये दोनों कंडक्टर मिलके एक टर्न बना रहे हैं, और ऐसे ही डबल लेयर में मैंने फर्स्ट स्लॉट के बॉटम कंडक्टर को फोर्थ स्लॉट के टॉप कंडक्टर से कनेक्ट किया है। तो कॉइल स्पैन जो है, कॉइल स्पैन जो पता चलेगा अगर मैं डबल लेयर की बात करूं या सिंगल लेयर की भी, फोर्थ स्लॉट में ये वाला कंडक्टर रखा हुआ है टर्न का लास्ट कंडक्टर, माइनस फर्स्ट स्लॉट में फर्स्ट कंडक्टर रखा हुआ है टर्न का, तो कितने स्लॉट्स के डिफरेंस पर टर्न्स के कितने स्लॉट के डिफरेंस पर किसी टर्न के दोनों कंडक्टर को रखा जा रहा है, तो 3 स्लॉट के डिफरेंस पर टर्न बनाई जा रही है, मतलब फर्स्ट स्लॉट का एक कंडक्टर और फोर्थ स्लॉट का नेक्स्ट कंडक्टर मिलके एक टर्न बना रहे हैं। तो इसका मतलब कॉइल का स्पैन कितना है, 3 स्लॉट्स का, मतलब कॉइल कितने विड्थ पर मिल रही है हमें कंप्लीट कॉइल, 3 स्लॉट्स के डिफरेंस पर हमें कंप्लीट कॉइल मिल रही है, तो ये कहलाता है कॉइल स्पैन। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सपोज मेरे पास ये रोटर पेरीफेरी है और यहां पर अगर मैं स्लॉट्स कटी हुई है, ये स्लॉट्स है और पूरी रोटर पेरीफेरी पर स्लॉट्स है और ये सेंटर है, तो मैं एंगल सबटेंडेड बाय इंडिविजुअल स्लॉट निकाल सकती हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितनी लिए हमने s, और ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, तो एक स्लॉट कितना एंगल सबटेंड कर रही है उसे कहते हैं स्लॉट पिच। स्लॉट पिच इन टर्म्स ऑफ एंगल, मैकेनिकल एंगल देख रही हूँ क्योंकि 360 डिग्री पूरी स्लॉट्स भी पूरी मैकेनिकली प्लेस्ड है, पूरे 360 डिग्री पर टोटल s नंबर ऑफ स्लॉट्स प्लेस्ड है, तो 360 डिग्री पर
कितनी स्लॉट्स रखी हुई है एस, तो इंडिविजुअल स्लॉट का स्लॉट पिच डिग्रीज में, मैकेनिकल डिग्रीज में 360 डिवाइडेड बाय एस से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे मैकेनिकल डिग्रीज में पता करना है कॉइल स्पैन कितना है, तो कॉइल स्पैन कितने का आ रहा है, 3 स्लॉट्स का, और 3 स्लॉट्स कितना एंगल सब्सटेंड करेंगी सेंटर पर, 360 डिवाइडेड बाय एस। तो ये जो है नंबर ऑफ मतलब ये कॉइल स्पैन जो मैंने अभी मैकेनिकल डिग्रीज में निकाला था, और कॉइल स्पैन जो मैंने नंबर ऑफ स्लॉट्स के टर्म्स में निकाला था, और स्लॉट पिच में मैकेनिकल डिग्रीज में निकाल रही हूँ, तो कॉइल स्पैन इन मैकेनिकल डिग्रीज जो मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा 3 इंटू 360 डिग्री, और इसको मैं लिख लेती हूँ कॉइल स्पैन इन स्लॉट्स इंटू स्लॉट पिच करके मैं निकाल सकती हूँ कॉइल स्पैन इन मैकेनिकल डिग्रीज, मैं निकाल सकती हूँ कॉइल स्पैन इन मैकेनिकल डिग्रीज। ये सारा हमने मैकेनिकल डिग्रीज में निकाला, कॉइल स्पैन, नंबर ऑफ स्लॉट्स में, स्लॉट पिच, कॉइल स्पैन इन मैकेनिकल डिग्रीज निकाला। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में समझूं कि कॉइल स्पैन कितना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्रीज का रिलेशन पहले भी बता चुकी हूँ, अभी मैं फॉर्मूले के फॉर्म में बता देती हूँ। सपोज हमारे पास 4 पोल की मशीन है, तो 4 पोल्स ऐसे होंगे, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। एक कंडक्टर यहाँ रखा रहेगा तो अगला कंडक्टर यहाँ रखा रहेगा, मतलब उनके बीच में एंगल कितने का होने वाला है, मैकेनिकल 90 डिग्री का। और इलेक्ट्रिकली इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में ईएमएफ का जो डिग्रीज का डिफरेंस आने वाला है इलेक्ट्रिकली, वो 180 डिग्री का। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज जो है वो मैकेनिकल डिग्रीज इंटू P/2 होता है। देखिए 90 डिग्री यहाँ रखा और चेक कर रही हूँ मैं, 90 डिग्री इंटू P4 है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 180 डिग्री आ रहा है। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम इंटू P/2, मतलब मैकेनिकल डिग्रीज इंटू P/2 करते हैं अगर हम, तो हमें इलेक्ट्रिकल डिग्रीज मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं स्लॉट पिच इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज निकालने जाऊं, तो मैकेनिकल डिग्रीज मेरे पास स्लॉट पिच की 360 बाय एस है, और उसको मैं P/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जैसा यहाँ किया। मैकेनिकल में स्लॉट पिच अवेलेबल है, मैकेनिकल डिग्रीज में P/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो स्लॉट पिच मुझे इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में मिल जाएगा। तो ये आया 180 डिवाइडेड बाय एस बाय पी करके, ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में आ गया। अब मुझे पर स्लॉट मतलब कॉइल स्पैन कितने का है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का है। नंबर ऑफ स्लॉट्स के टर्म्स में देखूं तो ये वाला कंडक्टर जो रखा है फर्स्ट स्लॉट में रखा है, और ये वाला कंडक्टर फोर्थ स्लॉट में रखा है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स के टर्म्स में कॉइल स्पैन कितने का, 3 स्लॉट्स का है। डिग्रीज की बात करूं इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इनके बीच का कॉइल स्पैन 180 डिग्री का, क्योंकि एक नॉर्थ पोल के अंडर में कंडक्टर, दूसरा साउथ पोल के इफेक्ट में, तो उनका कॉइल स्पैन कितने का होता है इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का, 180 डिग्री का रहता है। तो अब मुझे पता करना है कि 180 डिग्री के कॉइल स्पैन में कितनी नंबर ऑफ स्लॉट्स आने वाली हैं। तो इसलिए 180 डिग्री कॉइल स्पैन हो गया, डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल स्लॉट पिच से डिवाइड करूंगी तो नंबर ऑफ स्लॉट्स निकल आएंगे, और वो कितनी आ रही है, S/P। मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ कॉइल स्पैन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स होता है। चलिए मैं आपको एक टर्म और बता देती हूँ, कॉर्डिंग और शॉर्ट पिचिंग, ये क्या होता है। हमने समझा है कि जब एक टर्न बनता है तो एक टर्न का एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में तो दूसरा साउथ पोल के अंडर में, इसी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये दोनों कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर नॉर्थ पोल के इम्पैक्ट में है तो सेकंड कंडक्टर साउथ पोल के इम्पैक्ट में एग्जैक्टली। और इलेक्ट्रिकली इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा या जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना क्या होगा, एक में पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा तो दूसरे में निगेटिव, या ये कहे कि इसमें पॉजिटिव मैक्सिमा मतलब +5 होगा तो इसमें -5 होगा वोल्ट्स में, कैसे भी करके हम समझ सकते हैं। पर ऐसा ना करके मतलब 180 डिग्री का कॉइल स्पैन ना रख के अगर हम उससे छोटा कॉइल स्पैन रखते, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंडर में एग्जैक्टली कंडक्टर को ना रख कर इधर से α/2 डिग्री से आगे रखा इलेक्ट्रिकली और यहाँ α/2 डिग्री से पहले ही रख दिया, तो टोटल यहाँ पर पिचिंग हमने जो की है, टोटल शॉर्ट पिचिंग जो हो गई
वो हो गई है α/2 प्लस α/2 से, मतलब अल्फा डिग्रीज इलेक्ट्रिकल से शॉर्ट पिचिंग हो गई है। ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज है, तो ये शॉर्ट पिचिंग कहलाता है। मतलब एग्जैक्टली आप नॉर्थ पोल के अंडर में और साउथ पोल के अंडर में ना ऑब्जर्व करें दोनों कंडक्टर्स को, या ना प्लेस करें, और थोड़ा कम एंगल डिफरेंस पर, मतलब 180 डिग्री से कम एंगल डिफरेंस पर आप इसमें ईएमएफ इंड्यूस करवाएं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रिकली, तो इसे कहा जाता है शॉर्ट पिचिंग। मतलब और मैकेनिकली भी आप ऑब्जर्व करें तो नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली अंडर में फर्स्ट कंडक्टर आना चाहिए था, साउथ पोल के एग्जैक्टली अगर सेंट्रल लाइन से मैं मैच करूं तो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के सेंट्रल लाइन में अगर कंडक्टर है तो साउथ पोल के भी एग्जैक्टली सेंट्रल लाइन में कंडक्टर आना चाहिए था। पर वैसा ना करके हमने यहाँ से थोड़ा सा एंगल डिफरेंस पर रखा बाद में, और यहाँ पर थोड़ा पहले रखा, तो ये जो कहलाता है ये शॉर्ट पिचिंग कहलाता है। और इसका इम्पोर्टेंस सिंक्रोनस मशीन में बहुत ज़्यादा है, वो एसी मशीन्स में ही हमें वो देखने को मिलता है ज़्यादा एडवांटेज। तो ये एक्चुअली आगे जाके आपको समझ में आएगा कि हार्मोनिक्स रिड्यूस करता है पावर की, मतलब वोल्टेज वेवफॉर्म की, या फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो हार्मोनिक्स आते हैं उसको रिड्यूस करता है। तो शॉर्ट पिचिंग वहाँ पर की जाती है, और ये जनरली हम एसी मशीन्स में इसको प्रेफर करते हैं। तो आज की ये सारी टर्मिनोलॉजीज लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था कंडक्टर टर्न्स, आज मैंने किया कॉइल या वाइंडिंग, फिर मैंने कॉइल स्पैन, स्लॉट पिच, ये सारी चीज़ें, और कॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें, और कॉइल साइड, ये सब भी मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद है ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड, जो डीसी मशीन्स और एसी मशीन सब जगह इम्प्लीमेंटेड है। तो ये जनरल मेरा डिस्कशन है आर्मेचर वाइंडिंग का फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द मशीन्स। तो अब इसके आगे मैं अगला टॉपिक लूँगी, पर आर्मेचर वाइंडिंग का ही होगा। वाइंडिंग डायग्राम डेवलप करवाने की, मतलब सिखाने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।